अपने जीवन काल में दुश्मनों के साथ कई जंग जीतने वाले अपराजय योद्धा बाजीराव पेशवा ऐसा लगता है वर्तमान दौर में खनिज माफियाओं से पराजित होते नजर आ रहे हैं। बीते लंबे समय से खनिज माफियाओं की लगी नजर के कारण उनकी समाधि जमींदोज होने के कगार पर है। हालांकि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान रावरखेड़ी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाजीराव पेशवा स्मारक रावरखेड़ी को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है। जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रावरखेड़ी पहुंचे। ऐलान हुआ कि यहां बाजीराव पेशवा की 28 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। संग्रहालय, सैनिक स्कूल, नौका विहार होगा। पेशवा समाधि का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। उनका विचार जीवित है, उनके सरदार जीवित हैं और उनका स्वराज जिंदा है। ये हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में उनके पद चिन्ह पढ़े और तब हमने ये फैसला किया कि रावरखेड़ी में जहाँ समाधि स्थल बना हुआ है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ जिन्हें ये समाधि स्थल बनवाया। सचमुच में आपके उस पूरे कुल को प्रणाम। महावीर, महानायक, वीर योद्धा, कुशल रणनीतिकार श्रीमंत बाजीराव पेशवे जी की समाधि का संपूर्ण जीर्णोद्धार और विस्तारीकरण करके हम ऐसा स्थल इसको बनाएंगे कि जहां वीर को प्रणाम करने हिंदुस्तान भर से लोग आएंगे। सरकार आई तो रंगरोगन हुआ, ऐलान हुए। नहीं तो स्थानीय लोग बताते हैं कि समाधि स्थल के करीब अवैध रेत खनन तेजी से चल रहा है, जबकि नियम है कि पुरातत्व संरक्षित स्मारकों के समीप 300 मीटर में कोई खनन या निर्माण नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी जो आ रहे हैं, इसके 8 रोज पहले यहाँ से अवैध खनन रोका गया है। शासन प्रशासन आज जितनी संख्या में यहाँ दिख रहा है बाजीराव पेशवा की समाधि पे, और जितने मुख्यमंत्री जी के डर से आ रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं बाजीराव पेशवा समाधि को सजाए रखने के लिए अगर कुछ समय पहले यहाँ आते तो शायद आज बाजीराव पेशवा की समाधि संकट में नहीं होती। अवैध रेत खनन चल रहा है, उस पर 2014 से 2017 तक खुद केस लड़ी हमने, और हाईकोर्ट ने 2015 में जो आदेश दिया उससे स्टे लगवा दिया, क्योंकि नर्मदा किनारे की जो जमीनें नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने भू अधिग्रहित की है, उसके मालिक आज भू अभिलेख रिकॉर्ड आप देखिए कार्यपालन यंत्री है। तो कार्यपालन यंत्री मालिक होते हुए कैसे खनिज विभाग लीज पर दे सकता है, ये सवाल हाईकोर्ट में खड़ा हुआ। और आज भी यही अवैधता चल रही है। न एमपी स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन, न ही खनिज विभाग, न ही राजस्व विभाग कोई भी ठेका नहीं दे सकते हैं जहां भू अधिग्रहण हुआ है और वहीं रहते हैं, और ये नदी के अंदर उतर रहे हैं, वो भी अवैध है। हालांकि सरकार का कहना है अवैध खनन हो ही नहीं रहा, फिर भी ये बताते हैं कि जुलाई तक कई मामले सिर्फ खरगोन में दर्ज हुए हैं। खरगोन जिले में रेत की 31 खदानें नीलाम हुई है, जिससे लगभग 33 करोड़ से अधिक राशि राजस्व की प्राप्त होगी शासन को। और बरसात के मौसम में वैसे ही एनजीटी की रोक लगी हुई है, कहीं भी अवैध खनन नहीं हो रहा है। अप्रैल से जुलाई के बीच में हमने लगभग 45 प्रकरण बनाए हैं, जिसमें लाखों रुपए की वसूली की है। और प्रभारी मंत्री के नाते मैंने कलेक्टर, एसपी और खनिज अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जहां भी कहीं अवैध खनन हो तत्काल कार्रवाई करें, और उसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। वैसे मंत्री जी की जानकारी के लिए बड़वानी जिले के वरला में 2 दिन पहले ही डरा धमकाकर अवैध रूप से रेत का ट्रैक्टर वन विभाग के कब्जे से छुड़ा ले जाने के आरोप में सेंधवा के कांग्रेस विधायक ग्यारसी लाल रावत के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। केंद्रीय खनिज मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि अवैध खनन के मामले में मध्य प्रदेश देश में 3रे नंबर पर है। अजीब इत्तेफाक है, हर दिन कई जिलों में अवैध खनन के मामले दर्ज हो रहे हैं। मुरैना में वन विभाग की एसडीओ पर 2 महीने में 13 बार हमले हुए और उसके बाद उनका ही तबादला हो गया। खरगोन में सवाल पूछने पर पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज हो गए। इसके बावजूद विधानसभा में सरकार लिखित में कहती है कि पूरे राज्य में कहीं अवैध खनन नहीं हो रहा, खनन टेंडर के जरिए ही हो रहा है। अगर ऐसा ही है तो फिर पुलिस मामले किसके खिलाफ दर्ज कर रही है सरकार? भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।